नमस्कार दोस्तों। चुनाव आयोग कैसे मनमानी करता है और चुनाव आयोग से जब जब सवाल पूछे जाते हैं तो चुनाव आयोग कैसे उन सवालों को नकार देता है, यह हम सब जानते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज तगड़ी फटकार लगाई है। चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने तगड़ी फटकार लगाई है ईवीएम के मसले पर, और चुनाव आयोग ने सीधे और दो टूक कह दिया है कि ना तो आप ईवीएम के अंदर कोई भी डाटा रीलोड करेंगे और ना ही ईवीएम का मौजूद डाटा डिलीट करेंगे। ये जो फैसला या यूं कहें कि आज की जो टिप्पणी है, अभी इसमें अगली सुनवाई होनी बाकी है, लेकिन आज की सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी अपने आप में बहुत अहमियत रखती है और इसीलिए आज की खबर अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। इस खबर को आप आखिरी तक देखिए। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी और सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई के अंदर इसको अगर फैसले के रूप में तब्दील कर देता है तो निश्चित तौर पर एक ये बड़ी जीत होगी। अभी हरियाणा के अंदर खबर मैं बताऊं उससे पहले आपको रेफरेंस बता देता हूं ताकि आप पूरी खबर को समझ जाएं कि मसला क्या है। हरियाणा के अंदर चुनाव हुआ। चुनाव के बाद में हरियाणा से कुछ प्रत्याशी, कांग्रेस के प्रत्याशी, वो कोर्ट में चले गए और कोर्ट में जाकर के कहा कि हम चाहते हैं कि ईवीएम और बैलेट पेपर के मतदान की गिनती करवाई जाए, दोबारा से मिलान करवाया जाए। चुनाव आयोग ने इसको लेकर के निर्देश दे दिया। चुनाव आयोग के कुछ अधिकारी वो मिलान करवाने लगे, लेकिन जैसे ही मिलान करवाने लगे, जब ईवीएम खोली गई और उसके साथ साथ वीवीपैट खोला गया, तब कांग्रेस के प्रत्याशियों ने कहा कि चुनाव आयोग के अधिकारियों की तरफ से हमें कहा गया कि इसमें जो डाटा मौजूद है उसको हम डिलीट करेंगे, उसके बाद में नए नंबर, नए डाटा इसके अंदर डालेंगे, तब आप इसको दोबारा से वोट करिए और वोट करके फिर हम इसकी दोबारा से गिनती करके आपको दिखाएंगे कि इस ईवीएम के अंदर कोई गड़बड़ी है या नहीं। चुनाव आयोग के अधिकारियों को वहीं पर कांग्रेस के उन उम्मीदवारों की तरफ से रोक दिया गया और कहा कि हम यहां पर कोई मॉक पोल टेस्ट नहीं करवाने के लिए आए हैं। मॉक पोल टेस्ट यानी कि कोई दोबारा से वहां पर गिनती करके दिखाएं कि हां इसका बटन दबा रहा है तो इस पर ही वोट जो है वो जा रहा है। ये मॉक पोल टेस्ट नहीं करवाना है। जो अभी ईवीएम के अंदर डाटा है, उस डाटा को और वीवीपैट के अंदर जो पर्चियां निकली है उसको मिलान करके दिखाइए। चुनाव आयोग ने कहा, अधिकारियों ने कहा कि हमारे पास में जो प्रोसीजर है हम उसी के तहत काम कर रहे हैं। और फिर मामला कोर्ट में चला गया। कांग्रेस के उम्मीदवारों ने कहा हमें यह नहीं करवाना है, आप इसको यहीं रोक दीजिए। आप तो हमारी जितनी ईवीएम मशीनें हैं उनका डाटा और डिलीट कर देंगे। अब जरा खबर जो आज निकल करके सामने आई है सुनवाई के बाद में, वो आप देखिए। सुप्रीम कोर्ट बोला ईवीएम से डेटा डिलीट नहीं करे चुनाव आयोग। कहा हारा हुआ उम्मीदवार स्पष्टीकरण चाहे तो इंजीनियर को बताना होगा कि छेड़छाड़ हुई है या नहीं हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार यानी आज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम के वेरिफिकेशन के लिए पॉलिसी बनाने की मांग करने वाली एसोसिएशन डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की याचिका पर सुनवाई हुई। एडीआर की याचिका में कहा गया कि ईवीएम के वेरिफिकेशन के लिए चुनाव आयोग की तरफ से बनाए गए एसओपी सुप्रीम कोर्ट के अप्रैल 2024 में दिए गए फैसले से मेल नहीं खाते हैं। अब मैं आपको आगे बताने वाला हूं कि 2024 में जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया था तो कुछ एसओपी बनाए गए थे, यानी कुछ नियम बनाए गए थे, उससे अब चुनाव आयोग जो काम कर रहा है वो मेल नहीं खा रहा है। अब 3 टिप्पणियां जो आज सीजेआई की तरफ से की गई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से की गई, उसको जरा आप देखिए। सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि सुनवाई की प्रक्रिया पूरी होने तक ईवीएम में कोई डेटा रिलोड ना करे और ना ही डिलीट करे। जैसा मैंने आपको बताया कि कांग्रेस के उम्मीदवारों के साथ में किया गया था, वो आप काम नहीं करेंगे। सीजेआई ने कहा कि यह कोई विरोध की स्थिति नहीं है कि अगर हारने वाला कोई उम्मीदवार स्पष्टीकरण चाहता है तो इंजीनियर यह स्पष्ट कर सकता है कि छेड़छाड़ हुई या नहीं हुई है। अब देखिए बड़ी बात यहां पर सीजेआई कह रहे हैं। सीजेआई कह रहे हैं कि अगर कोई आदमी आपके पास में आ रहा है, कोई उम्मीदवार आपके पास में आ रहा है और वो उम्मीदवार कह रहा है कि कोई गड़बड़ी हुई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपका विरोध कर रहा है
ये आपका काम है, आप उसको स्पष्ट करके देंगे, आपके इंजीनियर उसको बताएंगे, चेक करेंगे, उसके सामने दिखाएंगे, उसके सामने कि हां गड़बड़ी हुई है या नहीं हुई है। इस बात को जरा ऐसे समझिए, मान लीजिए कि आपके पानी खींचने वाला जो मोटर है वो आपके हिसाब से काम नहीं कर रही है, तो आप क्या करेंगे? आप यही करेंगे, उस मोटर को खोल करके ले जाकर के मिस्त्री के पास में रखेंगे कि भाई मैं पानी चलाने के लिए, पानी चढ़ाने के लिए मैं मोटर चला रहा हूं, तो मोटर आवाज कर रही है लेकिन पानी नहीं आ रहा है। तो उसके बाद में जो है वो जो मैकेनिक होता है, मिस्त्री होता है, वो चेक करता है कि मोटर ठीक है या पाइपलाइन में कोई दिक्कत है, पानी नहीं आ रहा है, या मोटर में पावर उतनी नहीं बची है कि मोटर चल तो रही है लेकिन पानी नहीं खींच पा रही है, पानी उसके पाइप तक आ रहा है लेकिन आगे उसको भेज नहीं पा रही। ये मैकेनिक का काम होता है, मिस्त्री का काम होता है। अब ये थोड़ी ना है कि मिस्त्री जाते ही जो है वो हमारे सर पर जो है वो उठा करके कुछ फेंक करके मारे कि तुम यहां पर क्यों लेकर के आ गए, तुम मुझे बदनाम कर रहे हो। हम उसे बदनाम थोड़ी ना कर रहे हैं, वो मैकेनिक है, उसका काम यही है। अगर हमें दिक्कत लग रही है, हमें लग रहा है कि नहीं हम पानी इतनी स्पीड से आ जाना चाहिए, अब इसका एक और भी काम हो सकता है कि हमारी टंकी जो है, जो पहले आधे घंटे में भर जाती थी, अब हमें लग रहा है कि नहीं इसमें 40-50 मिनट लग रहे हैं, कुछ गड़बड़ है, तो भी हम मोटर को लेकर के जा सकते हैं। अब मैकेनिक जो है वो उठा करके मोटर हमारे सर पर मारे और कहे कि नहीं देखो ये पानी चल रहा है, ये मोटर आ रही, तो फिर भी वो इस बात को देखेगा कि उतना ही समय में पानी भर रहा है या नहीं भर रहा। तो ये सीजीआई ने कहा कि आप इस चीज को ऐसे मत देखिए कि कोई आपका विरोध करने के लिए आया है, आपका काम है, आप अपने इंजीनियर से उसको दुरुस्त करके दिखाएंगे। आगे सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को यह भी कहा कि वेरिफिकेशन की कॉस्ट 40,000 रुपए बहुत ज्यादा है, कोर्ट ने इस कॉस्ट को कम करने को कहा है। अब समझिए दूसरी बात क्या है, एक ईवीएम की 40,000 रुपए की वेरिफिकेशन है। मतलब कि ये कि भाई आदमी ये सोचे कि अगर मैं मोटर खोल के ले जाऊंगा, मोटर खोल करके मैकेनिक को दूंगा, मैकेनिक इसको ठीक करेगा, मैकेनिक ठीक करने के 500 रुपए ले लेगा, इससे अच्छा तो ये है कि मेरा 150 रुपए का बिल अगर ज्यादा आता है बिजली का, तो बिल आ जाएगा, वो ठीक है। 40,000 रुपए यहां पर कॉस्ट जो है वो एक ईवीएम मशीन का डाटा वेरीफाई करवाने का नाम का चुनाव आयोग 40,000 रुपए लेता है। देखिए बहुत सारे उम्मीदवारों के पास में तो पैसा कम ही नहीं है, मतलब वो 40,000 क्या, वो तो 40 लाख रुपए भी दे सकते हैं, 4 करोड़ रुपए भी दे सकते हैं, वो कुछ भी दे सकते हैं। उनके पास में बहुत सारे उम्मीदवार ऐसे होते हैं जो करोड़पति होते हैं, लखपति होते हैं, लेकिन कुछ उम्मीदवार होते हैं जो बेचारे गरीब भी होते हैं, या कुछ उम्मीदवार होते हैं जो इतना पैसा वहन नहीं कर सकते। तो आपको तो ऐसा काम करना है तो जो सबके लिए हो, ऐसा नहीं ना कि पैसे वाले काम कर पाएंगे और बाकी नहीं कर पाएंगे। सीजीआई ने कहा कि अप्रैल 2024 में हमारे निर्देश का मतलब सिर्फ इतना था कि अगर चुनाव के बाद में कोई पूछता है तो इंजीनियर आकर के यह सुनिश्चित करे कि ईवीएम के साथ में कोई छेड़खानी नहीं की गई है। आप डेटा मिटा क्यों रहे हैं, डिलीट क्यों कर रहे हैं? हमें लंबी प्रक्रिया नहीं चाहिए, आप डेटा रीलोड करें, पहले डेटा को डिलीट ना करें, ना फिर उसे रीलोड करें। यह जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। मतलब कि आप जो है वो पहले जो वोट पड़ी हुई है उनको मिटा दें, फिर उसमें कह दें कि भाई ठीक है, अब सैंपल के तौर पर अब जो है हमने 4 निशान इसमें बना दिए हैं, एक गिलास का निशान, एक पंखे का निशान, एक कटोरी का निशान है और एक जो है वो हवाई जहाज का निशान है। चलिए 4 निशानों के सामने आप वोट डालिए, वोट डाल करके गिनवा करके हम दिखवा देंगे। तो वो कह रहे इतनी लंबी प्रक्रिया मत करिए, आप जो डाटा है उसको केवल मिला करके दिखा दीजिए। आगे देखिए 26 अप्रैल 2024 को, जिसको लेकर के सारा घमासान हो रहा है, उस वक्त में सुप्रीम कोर्ट ने 3 निर्देश दिए थे। सिंबल लोडिंग प्रक्रिया के पूरा होने के बाद में इस यूनिट को सील कर दिया जाए, सील की गई यूनिट को 45 दिनों के लिए स्ट्रांग रूम के अंदर स्टोर किया जाए। इलेक्ट्रॉनिक मशीन से पेपर स्लिप की गिनती के सुझाव का प्रशिक्षण कीजिए, यानी आपकी ईवीएम के अंदर जितने वोट हैं और वीवीपैट से जितनी पर्ची निकली उनका। और यह भी देखिए कि क्या चुनाव के निशान के अलावा हर पार्टी के लिए एक बारकोड भी हो सकता है। मतलब कि एक तरीके से यह कहा गया था कि जो वीवीपैट के अंदर आपकी पर्ची निकलती है तो उस पर यह होता है कि हाथ का निशान है कांग्रेस के लिए, कमल का निशान है बीजेपी के लिए, हाथी का निशान है बीएसपी के लिए, साइकिल का निशान समाजवादी पार्टी के लिए।
तो चुनाव आयोग ने कहा कि आप उस निशान के नीचे ये और काम करिएगा, एक छोटा सा बारकोड और कर दीजिए, और अगर आप बारकोड और लगा देंगे तो फिर जो पर्चियां रहती हैं तो उससे मशीन से बड़ी आसानी से कलेक्ट हो सकता है। जैसे कि हम दुकान पर सामान लेने के लिए जाते हैं आजकल, तो दुकान से सामान लेने के लिए जाते हैं तो हमें रेट देखना नहीं पड़ता आजकल, हमें जो है वो उठा करके, ये जैसे मोबाइल लेंगे या बिस्किट लेंगे तो दुकानदार ऐसे ही उसके सामने लगाता है, बारकोड से मशीन जो है उसको पढ़ती है और फटक से उसका नाम भी आ जाता है और वो अपने आप उसमें लिखा भी जाता है कि बिस्कुट लिया है हमने, या हमने जो है चाय पत्ती ली है, या हमने अगरबत्ती ली है, या हमने गिलास लिया है, कटोरी ली है, वो अपने आप उसका नाम आ जाएगा, उसका वजन आ जाएगा और उसका रेट भी लिखा जाएगा। यह चुनाव आयोग ने कहा था कि आप एक बारकोड उसके नीचे और लगा दीजिए। तो अभी तक ये काम जो है वो नहीं हो पाए हैं। ये 26 अप्रैल 2024 को जो है ये चीजें कही गई थी और तकरीबन साल होने को आ रहा है। अब समझिए उस वक्त में और क्या क्या कहा गया था। यह कहा गया था कि दूसरे या तीसरे नंबर पर आने वाले किसी भी कैंडिडेट को शक है तो वह रिजल्ट घोषित होने के 7 दिन के भीतर शिकायत कर सकता है। मतलब यह तो नहीं है कि आपने निर्दलीय पर्चा भर दिया और निर्दलीय पर्चा भरने के बाद में आपकी खुद की वोट 50 आई है और आप कहें कि नहीं भाई मेरे को तो सारी विधानसभा की पर्ची गिनवानी है, तो ये तो नहीं होगा। मतलब चुनाव आयोग ने ये कम से कम देखे कि कोई अगर कैंडिडेट जेन्युइन है, जिसकी हार जीत की यहां पर जो है वो स्थिति दिखाई दे रही है, तो दूसरा या तीसरा कैंडिडेट उस सीट पर वो अपील कर सकता है। शिकायत के बाद में ईवीएम बनाने वाली कंपनी के इंजीनियर्स इसकी जांच करेंगे। किसी भी लोकसभा क्षेत्र में शामिल विधानसभा क्षेत्रवार की टोटल ईवीएम में से 5% मशीनों की जांच हो सकेगी। इन 5% ईवीएम को शिकायत करने वाला प्रत्याशी या उसका प्रतिनिधि चुनेगा। इस जांच का खर्च कैंडिडेट को उठाना होगा। चुनाव आयोग ने बताया कि जांच की समय सीमा और खर्च को लेकर के जल्द ही जानकारी शेयर की जाएगी। जांच के बाद में अगर यह साबित होता है कि ईवीएम से छेड़छाड़ की गई है तो शिकायत करने वाले कैंडिडेट को जांच का पूरा खर्चा लौटा दिया जाएगा। यानी जो 40,000 रुपए एक ईवीएम मशीन पर लिए गए हैं, वो 40,000 रुपए वो वापसी कर दिए जाएंगे। देखिए बड़ी बात यह है कि चुनाव आयोग की साख अपने आप में जो गिरती जा रही है। अब सोचिए, ये चुनाव आयोग का काम है। आप अपने बच्चे को स्कूल में भेजते हैं तो ये स्कूल का काम है, ये टीचर्स का काम है कि आपके बच्चे को पढ़ाई ढंग से मिले। ये नहीं है कि आपके बच्चे को पढ़ाई ढंग से नहीं मिल पा रही है या आपके बच्चे के साथ में पक्षपात किया जा रहा है और उसके बाद में आपको आपके बच्चे को सही से पढ़ाई दिलवाने के लिए, सही से जो है उसकी पढ़ाई हो, उसके साथ में पक्षपात ना हो, इसके लिए आपको पंचायत करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि आप स्कूल के सामने कल को धरना दें और यह कहें कि नहीं हमारे बेटे के साथ में दुर्व्यवहार किया जा रहा है। आप स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन करवाते हैं, फीस देते हैं, बच्चे को समय पर स्कूल के अंदर भेजते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है। बाकी उसके बाद में जो और बाकी जिम्मेदारियां हैं, स्कूल का होमवर्क करवाना या फिर उसकी पेरेंट्स टीचर मीटिंग जो है अटेंड करना, उसके टीचर्स के साथ में बातचीत करके और चीज़ों को थोड़ा हल निकालना। लेकिन यह नहीं है कि आपने स्कूल में दाखिला भी करवा दिया, एडमिशन फीस भी दे दी, बच्चा भी समय पर जा रहा है, बच्चा अपनी तरफ से मेहनत भी कर रहा है, लेकिन उसके बाद में आपके बच्चे की और जो प्रिंसिपल का बच्चा है, हेडमास्टर का लड़का है, उसके साथ में बनती नहीं है आपस में दोनों की, तो उसके साथ में टीचर जो है गलत व्यवहार करने लग जाए, यह काम सरासर गलत है। और फिर उसके बाद में आपको अपने बच्चे को उसका हक दिलवाने के लिए, आपको आपके बच्चे को सही तरीके से शिक्षा दिलवाने के लिए, उसके साथ में दुर्व्यवहार ना हो, इसके लिए अगर धरना करना पड़े तो फिर ये क्या बात हुई। अब इसको समझिए, ये उदाहरण मैंने क्यों दिया। ये उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं, ये चुनाव आयोग का काम है। चुनाव आयोग में कोई भी उम्मीदवार जब चुनाव लड़ने के लिए जाता है तो वो फीस भरता है, अपनी एक जमानत राशि होती है उसको भरता है, उसका हक है। और उसके बाद में चुनाव आयोग को पुलिस प्रशासन सब कुछ मिलता है। चुनाव आयोग को एक बजट मिलता है सरकार की तरफ से, एक इंडिपेंडेंट बजट मिलता है चुनाव करवाने के लिए, ये सब कुछ मिलता है। और उसके बाद में भी हमें पंचायत करनी पड़ रही है, उसके बाद में भी हमें धरना देना पड़ रहा है कि नहीं हमारे साथ में निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ। तो ये तो फिर यही हुआ कि हेडमास्टर का लड़का
और हमारा लड़का, उन दोनों की आपस में बनती नहीं है और इसीलिए हमारे लड़के के ऊपर खुन्नस निकाली जा रही है। हेडमास्टर का लड़का जो है वो अपना रोब दिखा रहा है। ये तो नहीं होना चाहिए ना, लेकिन कुछ इसी तरह से हो रहा है। विपक्ष लगातार जो शिकायत लगा रहा है या आरोप लगा रहा है वो यही है कि हेडमास्टर के लड़के की सुनी जा रही है, हेडमास्टर के लड़के को जिताया जा रहा है, हेडमास्टर के लड़के को आगे बैठाया जा रहा है, हेडमास्टर के लड़के को पेपर लिखने के लिए ज्यादा समय दिया जा रहा है, हेडमास्टर के लड़के के जो सवाल हैं उनको गलत होते हुए भी सही कर दिया जा रहा है। और हमारा लड़का मेहनत कर रहा है, पूरा काम कर रहा है, उसके बाद में हमारे लड़के की सुनवाई नहीं है। तो आपको ये उदाहरण भी बताइए कैसा लगा, लेकिन मामला यही है। अब सवाल यह है कि 3 मार्च के बाद में जो अगला हफ्ता आएगा उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट इस मसले पर फिर से सुनवाई करेगा। अभी एग्जैक्ट तारीख इसकी नहीं लगी है, लेकिन 3 मार्च से जो वीक्स की शुरुआत होगी, हफ्ते की शुरुआत होगी, उसमें दोबारा से इस मसले को रखा जाएगा और फिर पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर अंतिम फैसला क्या देता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस बारे में जरूर सख्त है कि आप बेवजह जो है वो चीजों को उलझा रहे हैं, डाटा को डिलीट कर रहे हैं, फिर डाटा नया भर रहे हैं, तो आप बेवजह चीजों को जो है उलझाइए मत। जो बात है, जितनी चीजें हैं उसको गिन करके बताइए। तो पूरा ये मामला था, मैंने आपके सामने रखा। अब आप इस खबर को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।